नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय पाठ संख्या 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह इस पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम इस पाठ की शुरुआत कर चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे भाग में। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कहने का अर्थ यह है कि पत्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये बहुत पुराने समय से इसका चलन चलता हुआ आ रहा है और हम देखते हैं कि हमारे देश के जो जितने भी लोग हैं वो सभी अपने पुराने समय के लोगों का यानी अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखते, संभाल कर रखते हैं, उन्हें एक धरोहर के रूप में अपने पास रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। अगर हम उनके बारे में जानें तो उनकी लिखी पत्र की रचनाओं के द्वारा हम खोज करके उनके विषय के बारे में जान सकते हैं। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को बहुत ज्ञानवर्धक बातें पत्र के माध्यम से लिखते थे, जिससे वो उनके द्वारा लिखी बातों को समझकर जान जाती थी और उन्हीं पत्र से हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं, यानी उन ज्ञान की बातों से हमें भी सीखने को मिलता है। अगर उस समय पत्र का साधन ना होकर फ़ोन का प्रयोग किया जाता तो उनको पत्र लिखने की नौबत नहीं आती। तो ऐसे में जब वो फ़ोन के जरिए अगर अपनी बच्चे से बात कर लेते तो हम लोगों को ज्ञानवर्धक बातें कहाँ से मिलती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, यानी उसे संभाल कर संजो कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। लेकिन हम फ़ोन या इंटरनेट या ईमेल या मैसेजेस जो आते हैं एसएमएस, उन सबको हम संजो कर नहीं रख सकते। या तो कोई टेक्नोलॉजी इशू की वजह से वो जल्दी ही डिलीट हो जाते हैं या उनकी समय सीमा अवधि निश्चित होती है, तो इस प्रकार से वो हमारे पास सेफ नहीं रह पाएंगे। तो उनको अगर सेफ रखेंगे भी तो कितने दिन तक, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। तो कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जितने भी हस्तियां हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो अपने हर एक पल को, हर एक बात को यादगार रखते हैं, उन्हें धरोहर के रूप में अपने पास रखते हैं, और जिससे आने वाले भविष्य में लोगों की उनके बारे में जानकारी भी आसानी से मिल सकती है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। अगर बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तो उन्हें इस काम में सबसे आगे रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, यानी दुनिया भर में जितने भी संग्रहालय, जितने भी म्यूजियम हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों के पत्र आज भी मौजूद है, इकट्ठे हुए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पत्र के जरिए हम देश के बारे में जान सकते हैं, पिछले बीते गए समय के बारे में जान सकते हैं, समाज के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, सारा ज्ञान हमें इन पत्रों के माध्यम से ही मिलता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। यानी अगर हम आज़ादी के समय की बात कहें तो उससे पहले जब अंग्रेज लोग थे, अफसर लोग थे, तो उनका और परिवारजनों के साथ जो संबंध था वो पत्र से होता था, और वो आगे चलकर बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो सारी जानकारी उनको पत्र के माध्यम से ही मिली, तब जाकर उन्होंने पुस्तक बनाई थी। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंदिरा लिखे जाते थे, यानी दुनिया भर में जहाँ कहीं से भी उनके पास पत्र आते थे तो किस नाम से लिखे जाते थे, महात्मा गांधी इंदिरा के नाम से, और वे जहाँ कहीं पर भी होते उन्हें वे पत्र पहुँच जाया करते थे। तो आज़ादी के आंदोलन की कई ऐसी अन्य दिग्गज हस्तियाँ भी हैं जो इस तरह के कार्यों को करती हुई है। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था
उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इस प्रकार से दोनों हाथों से लिखने की कला उनमें थी। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। यानी आंदोलन के समय में जितने भी महापुरुष महानायक हुए थे, उन सब के पत्र हर किसी न किसी गांव में मिल ही जाया करते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। यानी जो पत्र जिनको मिलता था या जो पत्र भेजता था, वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता था, बड़ा खुशकिस्मत मानता था। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया, यानी वो सेफ रहे और एक धरोहर के रूप में अपने पास रख सके। यह है पत्रों का जादू। यही तो है जो जादू कहलाएगा कि लोगों को कितना अपने से जोड़े रखता है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी पत्र के आधार पर ही विभिन्न जानकारियों को कई भाषाओं में किताब के रूप में लिख दिया गया था। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। तो पत्र देखा जाए तो एक छोटा सा पन्ना है, एक दो से ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। किसी दस्तावेज से इसे कम नहीं माना जा सकता। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों की आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और दयानंद सरस्वती के बारे में बताया है। तो इनके नाम पर जो पुस्तकें हैं वो भी हमें मिल जाया करती हैं और उन पुस्तकों को भी पत्रों से ली गई जानकारी से ही लिखा गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। ऐसा माना गया है कि जो प्रेमचंद हैं वो जितने भी नए लेखक हुआ करते थे उनकी उत्सुकता बढ़ाते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे और उनको गाइडेंस भी दिया करते थे। इसीलिए वो उन्हें प्रेरक जवाब भी देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे, यानी पत्र का जवाब लिखने में वे बहुत तत्पर रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। गांधी जी और नेहरू जी जिन्होंने रविंद्रनाथ जी को बहुत प्रेरक पत्र लिखे थे। एक नाम यहाँ दिया गया है महात्मा और कवि। महात्मा मतलब महात्मा गांधी से संबंधित है और कवि का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो इसीलिए इसका शीर्षक हो गया है महात्मा और कवि, जो कि इन दोनों के बीच में 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था। ये एक प्रकार का संग्रह है जो कि 1915 से 1941 के बीच हुआ था। उसमें क्या है, उसमें उन दोनों के बीच के पत्राचार, पत्र से संबंधित आचरण के बारे में बताया है। उन दोनों के बीच में जो विचार है वो यहाँ इन पत्रों में देखा गया है। तो उनकी मनोदशा का लेखा जोखा हम उसमें देखते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। ये हम देखते हुए हैं कि पत्र का चलन बहुत प्राचीन समय से हो रहा है, पर इसका असली विकास कब हुआ? आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यानी जितने भी बड़े बड़े सरकारी विभाग हैं, तो हम सोचते हैं सरकारी विभाग में हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। अगर हम इसकी तुलना करें डाक विभाग से तो हम सबसे बेस्ट मानेंगे डाक विभाग को। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम भी करती है और इसकी पहुंच जो है वो घर घर तक है। यानी लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं और इनकी सेवाओं का लाभ भी उठाते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। संचार के जितने भी साधन विकसित हुए हैं, हर एक समय में अपनी आवश्यकता के अनुसार जो विकास हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, आधुनिक प्रगति हुई है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो चिट्ठी का भी कोई महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी कितने भी साधन हमारे लिए उपयुक्त हो जाए, चिट्ठी पत्री का अपना महत्व है और उसकी हैसियत अभी भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणों में रह रहे लोग,
आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यानी दुनिया में, देश में हम देखें कि जहाँ कहीं पर भी जो लोग रहते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, समुद्र किनारे हो, झोपड़ियाँ हो या आलीशान हवेलियाँ में रह रहे हो, तो हर कोई व्यक्ति जिसका संबंध किसी न किसी अपने से होता है और वो अपने का लिखे गए संदेश को जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता है, और वह इंतज़ार होता है उसका डाकिए से या खत से, जिसके लिए वो बेचैन रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अगर हम इसके बारे में जानें तो केवल एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खत और अन्य अपनी सुविधाओं के लिए, जैसे कोई पार्सल मंगाना हो, कोई चीज़ मंगाना हो, किसी को उपहार दिया गया हो या लेना हो, तो ये अन्य सेवाएं जो हैं वो भी हम डाकघरों से ले लिया करते हैं। इसीलिए कहा है कि अन्य सेवाओं या खत हो रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ भी रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, और देखा जाए कि जितने भी गरीब परिवार है या दूर रहने वाले लोग हैं, उन देहाती लाखों गरीब लोगों के घरों में चूल्हे, यानी उनकी आर्थिक आय इस मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती है। तभी वो अपने पेट भरने के लिए खाना बनाएंगे, अपने चूल्हे को जलाएंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है वो मुख्यतः गरीब व्यक्ति के लोग उठाते हैं, यानी यही उनका एक क्या है, व्यवसाय है, जॉब है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। डाकी को क्या नाम दिया है, देवदूत। देवदूत यानी वही ईश्वर के समान है, देवता के समान है। पुराने समय में क्या होता था कि जब भी डाकिया आता था लोगों को बहुत इंतजार रहता था, और बच्चे क्या करते थे, बच्चे उनके पीछे पीछे हो लेते थे। जैसे ही पता चलता कि डाकिया हमारे गाँव में प्रवेश किया है तो सब इकट्ठा हो जाते बच्चे और शोर शराबा करते, लोगों को आगाह करते, और सारे लोग अपने काम छोड़कर उनके पास उनसे पत्र लेने के लिए आ जाते, बड़े उत्सुक रहते थे। और जब चिट्ठी उनसे ली जाती या वो अपने घर पे मौजूद देखते तो उस डाके को भगवान के रूप में मानकर उसका स्वागत करते, उसका तिलक लगाते, मतलब अच्छे से आदर सम्मान उसका किया जाता था। तो इसीलिए डाके को हमारे देश में देवदूत के रूप में माना गया है। उम्मीद है बच्चों अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा यह निबंध आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ लिखे कुछ शब्दार्थ हैं, आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।